बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि अब एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर आ चुके हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी 2 वीडियो के अंदर ये आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दूँ। वीडियो इस बार थोड़ी सी छोटी होगी, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताती जाऊँगी और आपने उसके मुताबिक अच्छे से तैयारी कर लेनी है और एक दफ़ा बुक रीडिंग करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आप लेक्चर नंबर 36 तक पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस लेक्चर में किस बारे में बात होगी। टीसीपी रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऐसी सर्विस जिसको अगर कोई डाटा सेंड किया जाए तो हम उस पर एतमाद कर सकते हैं कि डाटा अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। पैकेट लॉस या फिर रीट्रांसमिशन, अगर पैकेट लॉस हो रहा है तो हम उसको रीट्रांसमिशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं टीसीपी जो है रिलायबिलिटी किस मदद से लेती है, रीट्रांसमिशन। डाटा दोबारा भेज दिया तो समझ लो कि टीसीपी की जो रिक्वायरमेंट थी डाटा अच्छे तरीके से चला गया। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या कहते हैं, डाटा यानी कि अच्छे तरीके से पहुंच गया या नहीं पहुंचा, तो इसके बारे में होता है कि जो प्रीवियस डाटा होता है उसे दोबारा से ट्रांसमिट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैसेज 1 सेंड किया गया या रिसीव किया तो दोबारा से एक्नॉलेजमेंट इसको दी गई कि आपका जो डाटा है वो हमारे पास पहुंच चुका है। फिर उसके बाद वो दूसरा मैसेज आगे सेंड करता है, यानी कि जब वो पहुंचता है तो वो आगे उसको बताता है कि ट्रांसमिशन हो चुकी है। उसके बाद टीसीपी को कितनी देर वेट करना चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर मैसेज यहाँ पर आया है ना तो इस अगले मैसेज को कितनी देर वेट करना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसका फासला कितना है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसकी अभी यहाँ पर जो डाटा आप भेज रहे हो यहाँ से उसकी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि कितना ज़्यादा डाटा और भी सेंड हो रहा है। उसके बाद अडेप्टिव रीट्रांसमिशन क्या होती है कि आपने एक टाइमर जो है सेट कर देना है जो कि इस चीज़ के बारे में बताएगा कि व्हाट टाइम इंटरवल इज़। अब ये डिपेंड करता है कि टाइम इंटरवल कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये फासले पर भी डिपेंड करता है और जिस तरह का डाटा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब हमें पता होगा कि हमने कितनी देर के लिए वेट करना है तो अगली चीज़ पे ना हमारा टाइम वेस्ट होगा और ना ही हम ज़रूरत से ज़्यादा वेट करेंगे। तो इस चीज़ को बोलेंगे अडेप्टिव रीट्रांसमिशन। इसको आपने यहाँ से रीड भी करना है। आपको मैंने अपनी ज़ुबान में समझा दिया लेकिन इसकी वर्डिंग को अच्छे से रीड करना है क्योंकि पेपर में वर्ड बाय मतलब एक एक लफ्ज़ जो है ना वो ऐसा ही होगा, कोई आप यूज़ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद एक कंपैरिजन कैसे करते हैं ट्रांसमिशन टाइम का। तो ये होता है द नेटवर्क हैविंग short intervals has a short time out and the network having large interval has a large time out। जितने इंटरवल लंबे होंगे उतना ज़्यादा टाइम और जितने इंटरवल छोटे होंगे उतना कम टाइम। उसके बाद है बफर, फ्लो कंट्रोल और विंडो। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट जो है ये लाइन है, 3-4 लाइनें। टीसीपी क्या करता है, विंडो मैकेनिज़्म को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, कंट्रोल करता है डाटा फ्लो को। डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए विंडो मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है टीसीपी के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं जितनी अमाउंट बफर की होगी वहाँ पर मौजूद होगी किसी भी वक्त उसको बोलेंगे इस कॉल्ड द विंडो, यानी कि जितनी बफर की अमाउंट वहाँ पर अवेलेबल होगी उसको विंडो बोलेंगे। और नोटिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज द साइज इज़ कॉल्ड द विंडो एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वहाँ उसके अंदर जो नोटिफिकेशन वैसे मैसेज को कहते हैं ना, तो वो जिस तरह का साइज़ अडाप्ट कर रहा होगा उसको बोलेंगे विंडो एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट ये भी वही चीज़ है, सेंडर रिसीवर यहाँ पर मल्टीपल टाइम पे हो रही है तो इसकी एक्नॉलेजमेंट भी देखें साथ साथ। ये 3 मैसेजेस आए तो 3 की एक्नॉलेजमेंट दी गई कि हमारे पास मैसेज आ चुका है। उसके बाद कह रहे हैं 3 वे जो है 3 वे हैंडशेक है, ये कैसे काम करता है। तो ये इस तरह से काम करता है कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट समझ लो इस साइड से राइट साइड से आएगी, यानी कि ओके हो गया यहाँ पर आएगी और ये दोबारा से मैसेज यहाँ पे सेंड करेगा। तो इसको बोल रहे हैं हर डायरेक्शन में जो है एक्नॉलेजमेंट यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, गारंटी दे दी जाए कि डाटा जो है हमारे पास पहुँच चुका है कनेक्शन टूटने से पहले। जब डाटा यहाँ पर आ गया ना तो समझ लो कनेक्शन टूट जाएगा, तो ये पहले हमें बताती है कि जो आपका डाटा है अच्छे तरीके से मेरे पास आ गया। तो ये फिर एंड पे क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट लेकर कनेक्शन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि 3 वे हैंडशेक टू बिगिन अ कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन ऊपर तोड़ने की बात हुई है लेकिन ये चीज़ होती कैसे है। तो कह रहे हैं पार्ट ऑफ 3 वे हैंडशेक यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन। 3 वे हैंडशेक जो होता है ना, यानी कि इसमें 3 तीर होंगे, इस तरह से याद कर लो, ठीक है, 3 तीर होंगे। तो ये क्या करेंगे, कोई कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद रिक्वायर ईच एंड टू जनरेट अ रैंडम 32 बिट सीक्वेंस नंबर।
इसमें आपको जो अच्छे तरीके से याद रखनी है वो ये है, 3 वे का जो हैंडशेक आपने क्रिएट करना है उसके अंदर रैंडम 32 बिट सीक्वेंस नंबर चलेंगे, और अगर आपने दोबारा से इसको नया टीसीपी कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए अलग से एक रैंडम नंबर, यानी कि इसी 32 बिट का अलग से एक रैंडम नंबर बनेगा अगर आप टीसीपी को चेंज करेंगे तो। लेक्चर नंबर 37 है। चैप्टर नंबर 37 में हमने सारा पढ़ना है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में, यानी कि NAT, और ये वर्ड है ट्रांसलेशन। अब नेटवर्क का जो एड्रेस होता है उसे उसका तर्जुमा किस तरह से किया जाता है, तो कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, जो ऐसा कंट्रोल जो बहुत ज़्यादा वो हजूम नहीं होता, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो उसके अंदर से कंट्रोल कैसा होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी एडिंग रीट्रांसमिशन, यानी कि एक्स्ट्रा रीट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए। पहले हमने ऊपर वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इंश्योर करना है कि वाकई डाटा सेंड हो गया या नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ना हो जाइए ना, वो 70 दफ़ा बोलता रहे डाटा सेंड हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंजेस्टेड नेटवर्क क्रिएट कर देती हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या होता है, रिड्यूसिंग द विंडो साइज क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द लॉस्ट मैसेजेस डज इट एज्यूम दैट लॉस इज़ ड्यू टू कंजेशन। कई दफ़ा ये होता है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है वो रह जाती है, और एक ही मैसेज या 2-4 मैसेजेस बार बार वो अपनी जो है काम बताते रहते हैं कि मेरा मैसेज सेंड हो गया है, तो इससे कंजेशन होती है, और कंजेशन से क्या होता है, जो असल चीज़ होती है वो लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ को काम करते हुए हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। नेक्स्ट है TCP सेगमेंट फॉर्मेट। इसमें बताया गया कि TCP जो है एक सिंगल जो है फॉर्मेट यूज़ करता है मैसेज के लिए, और वही चीज़ टर्म यूज़ होती है रेफर टू अ मैसेज, यानी कि TCP यूजेस टर्म सेगमेंट टू रेफर टू अ मैसेज। कोई भी मैसेज दिखाने के लिए जो है TCP इस टर्म को यूज़ करता है। किसको? सेगमेंट को। सेगमेंट का वैसे मतलब होता है एक छोटा पार्ट। ईच मैसेज सेंड फ्रॉम TCP ऑन वन मशीन टू TCP ऑन अदर। एक TCP समझो, एक कंप्यूटर है उसके अंदर TCP है, वो दूसरे मशीन यानी कि दूसरे कंप्यूटर पर भेजेगा तो उसके अंदर भी TCP ही होगा, जो कि सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहा होगा। आगे हमें बता रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या होता है इस टॉपिक के अंदर। आप देखेंगे इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल एड्रेसिंग स्कीम, यानी कि जो ओरिजिनल वाली एड्रेसिंग स्कीम होगी ना उसके आगे एक्सटेंशन होंगी। एक्सटेंशन जैसा कि हम गूगल क्रोम होता है तो अलग अलग आईडीज़ के आगे से हम डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, एक्सटेंशन खोल लेते हैं, तो ये वही चीज़ है। was motivated by exhaustion of IP एड्रेस स्पेस। अगर बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये जो एक्सटेंशन वाला काम है ये यूज़ किया गया था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में। उसके बाद है बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ करती है एक एड्रेस शेयर करने के लिए, और इसके अंदर क्या चीज़ ज़रूरत होती है, परफॉर्म पैकेट ट्रांसलेशन डिवाइस चाहिए होती है इस चीज़ को करने के लिए। इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर अवेलेबल। अब दो तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होती हैं अलाउ यहाँ पर। एक तो अकेली वाली है स्टैंड अलोन हार्डवेयर डिवाइस, और दूसरी है आईपी राउटर विद आईपी राउटर। पहली क्या है अलोन वाली, और दूसरी है आईपी राउटर, और उस आईपी राउटर के अंदर होता है NAT फंक्शनैलिटी एम्बेडेड। नेट डिटेल्स क्या होती है, अब इसको मैं नेट ही पढ़ूंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइट्स के अंदर बहुत सारे मतलब कंप्यूटर होते हैं, ऑब्टेन अ सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस। कंप्यूटर मुख्तलिफ होते हैं, मोर देन वन, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है वो सेम होता है या सिंगल होता है। ये एक प्राइवेट एड्रेस असाइन कर देता है हर कंप्यूटर को, और उसके अंदर यूज़ क्या होता है, नेट बॉक्स टू कनेक्ट द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए नेट बॉक्स यूज़ होता है, और इसका काम क्या है, ये ट्रांसलेट करता है एड्रेस को आईपी डाटाग्राम में। NAT का मतलब या काम क्या है, एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है आईपी डाटाग्राम में। उसके बाद है इलिस्ट्रेशन ऑफ नेट। इसका मिसाल कौन सी है, तो जब भी कोई कंप्यूटर साइट पे कम्युनिकेशन करता है इंटरनेट के थ्रू, तो जो नेट डिवाइस होती है, अब यहाँ पर ये दिखाई गई है, ठीक है, साइट विद द प्राइवेट एड्रेसेस, कोई साइट है और ये इंटरनेट है, तो ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसलेट इट्स प्राइवेट एड्रेस इन द साइट टू द ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ से जो नेट डिवाइस है ये क्या करती है, प्राइवेट एड्रेस को इसके साथ ट्रांसलेट करके इसकी लैंग्वेज में सेंड करती है, फिर आगे इस तरह से कम्युनिकेशन होती है इनकी। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को आपने देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना। ये एड्रेसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है नेट ट्रांसलेशन की मिसाल, यानी कि इलिस्ट्रेशन ऑफ नेट ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है हर एंड के ऊपर, यानी कि हर एंड के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि कंप्यूटर एक साइट पे क्या कर रहा है,
डाटा या कोई चीज़ सेंड की है, रिसीव डाटाग्राम किया है। और नॉर्मली क्या होगा, एंड कंप्यूटर एट इंटरनेट रिसीव्स डाटाग्राम फ्रॉम नेट बॉक्स। इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। कंप्यूटर एट साइट सेंड्स एंड रिसीव्स डाटाग्राम। किसी भी साइट पर जब कोई कंप्यूटर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, नॉर्मली एक चीज़ सेंड करेगा या रिसीव करेगा। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा काम क्या है, कंप्यूटर एट इंटरनेट रिसीव्स डाटाग्राम फ्रॉम नेट बॉक्स। यानी कि कंप्यूटर है जो इंटरनेट की मदद से ये वाली चीज़ें रिसीव कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेट, ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, यानी कि प्रैक्टिकली कैसे काम में आता है। वी कैन सी दैट द ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज ऑफ आईपी सोर्स फील्ड एंड डेस्टिनेशन फील्ड आर शोन विद देयर डायरेक्शंस। तो ये अब आपको दिखाएगी ये डायरेक्शन, आउट यानी कि डाटा जा रहा है, इन डाटा आ रहा है। फील्ड कौन सी है, आईपी सोर्स है। आउट सोर्स यानी कि सोर्स से कोई चीज़ निकल के बाहर जा रही है। आईपी डेस्टिनेशन मतलब इन हो रही है, इनके मंजिल पर पहुंच रही है। अब उसकी ओल्ड वैल्यू बताएगी या न्यू वैल्यू बताएगी, तो इस चीज़ को देखना है आपने। उसके बाद है नेट डिवाइस स्टोर्स स्टेट इंफॉर्मेशन इन टेबल, यानी कि ये जो नेट वाली डिवाइस होती है इंफॉर्मेशन को टेबल के अंदर सेव करती है या स्टोर करती है। द वैल्यू इज एंटर्ड इन द टेबल व्हेन नेट बॉक्स रिसीव्स आउटगोइंग डाटाग्राम फ्रॉम अ न्यू, यानी कि कोई भी टेबल के अंदर वैल्यू एंटर की जाती है कब, जब ये वाला बॉक्स जो करता है बाहर से आने वाले कोई आउटगोइंग डाटाग्राम को नए वाले से रिसीव करता है। लेक्चर नंबर 38। इस लेक्चर में हमें वही चीज़ यानी कि NAT नेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बताया गया कि वेरिएंट्स इसके कैसे हैं। वेरिएंट्स तभी आते हैं जब पहले वाली चीज़ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर नेट के कुछ नुकसान भी थे, तो इस वजह से हमें न्यू नेट जो है करवाने पड़े, शो करवाने पड़े। बेसिक नेट क्या करता था, IP एड्रेस को बस चेंज कर देता था, ठीक है। लेकिन अब जो नेटवर्क एड्रेस और पोर्ट ट्रांसलेशन थी यानी कि NAPT इसको पूरा क्या बोलेंगे, विच इज़ अनदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेट, चेंजेस IP एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 2, यानी कि IP एड्रेस भी चेंज करती है और दूसरा काम क्या है, प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर को भी चेंज करती है। और इसकी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म थी NAT, यानी कि NAT की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट NAPT जो फॉर्म थी ना, ये वाली थी। उसके बाद दूसरा वेरिएंट कौन सा था, ट्वाइस नेट इज अनदर वेरिएंट ऑफ नेट, इट इज़ यूज्ड विद साइट दैट रन सर्वर। उस साइट पे यूज़ होता है जो कि सर्वर को चलाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, नेट बॉक्स इज कनेक्टेड टू डोमेन नेम। ये आपका क्विज है, इसको अच्छे से याद रखना है। डोमेन नेम ब्लैंक में आया था, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इस अगले पैराग्राफ में वही NAPT की कुछ तारीफ़ें की गई हैं कि ये क्या करता है, TCP और DP को चेंज करता है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर इस साइट पे जो है काम कर सकते हैं, यानी कि सिंगल डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर या फिर यूज़र जो हैं इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। किसको, NAPT को। इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। TCP स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग क्या होती है, अ पॉपुलर यूज़ ऑफ NAPT इज़ TCP स्प्लाइसिंग। इट इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट TCP, दो आज़ाद TCP को आपस में जोड़ देता है और क्या करता है, परफॉर्म सेगमेंट री राइटिंग, जो सेगमेंट है उसको दोबारा से लिखने का काम करता है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है। और ओवरहेड, यानी कि किसी भी तरह का ओवरहेड डाटा का हो रहा है, यानी कि डबल ना हो जाए डाटा, एक्स्ट्रा ना हो जाए, जगह फालतू ना ले ले, इस चीज़ को भी बहुत बचा कर रखता है। और नेक्स्ट देखते हैं ट्वाइस नेट क्या होता है। इनके ऊपर हमने दो पढ़े थे ना। ट्वाइस नेट के बारे में हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये जो बेसिक नेट था ना, यानी कि NAT, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था कम्युनिकेशन के लिए। तो इस चीज़ को क्या ठीक करने के लिए क्या किया गया, ट्वाइस नेट को इजाज़त दी गई, यानी कि इसको यूज़ किया गया, जो कि अलाउ करता था अ साइट टू रन सर्वर। ये सर्वर मतलब किसी भी साइट को अलाउ करता था कि उसके ऊपर जो सर्वर है आसानी से रन कर सके। वैसे पहले वाला क्या करता, सिर्फ IP एड्रेस के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देता था ना, तो ये इसका दूसरा काम हो गया। इट रिक्वायर्स द DNS टू इंटरेक्ट विद द NAT, DNS को यूज़ करते हैं इसके साथ, NAT के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद ट्वाइस नेट फेल्स इफ़ एन एप्लीकेशन यूजेस द IP एड्रेस, अगर IP एड्रेस यूज़ कर रही है डोमेन नेम की बजाय। इसमें ट्वाइस नेट में क्या होता है, डोमेन नेम यूज़ होती है ना, लेकिन अगर IP एड्रेस काम करेगा तो ये क्या है, ये काम या एप्लीकेशन जो है फेल हो जाएगी, इनके काम नहीं करेगी जो आप काम करवाना चाह रहे हो। CAT केबल TV प्रोवाइडर्स ऑफरिंग इंटरनेट सर्विसेज थ्रू केबल मॉडेम्स पर्पज। इट
इट इंक्लूड्स NAPT प्लस एडिशनल फंक्शनैलिटी। अब ये हमें CAT के बारे में बताया जा रहा है कि ये किस तरह से काम करता है। इनके केबल टीवी, तो ये क्या करता है, इंटरनेट सर्विसेज को ऑफ़र करता है कि आप केबल मॉडर्न पर्पस में अच्छे से सर्विस दे सकें, और इंक्लूड करें NAPT, या फिर उसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा काम है या फंक्शनैलिटी है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके आगे एडिशनल और काम भी बताए हुए हैं, तो इनको रीड कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेट एट होम यानी कि घर पे NAT कैसे काम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है रेजिडेंस विद केबल मॉडम और DSL कनेक्टिविटी या फिर केबल मॉडम में ये NAT बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसके बाद कह रहे हैं एज इट अलाउज द कस्टमर टू हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स एट होम विदाउट रिक्वायरिंग एन IP एड्रेस फॉर ईच ऑफ देम। यानी कि अगर 7-8 कंप्यूटर हैं तो ज़रूरी है सबका अलग अलग IP एड्रेस होगा। जब आप उसको नेट को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ आगे अपना IP एड्रेस दे देगी। आप मुख्तलिफ कंप्यूटर, यहाँ पर देखें ये NAT की एक समझ लो दिया गया है, और ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो इन सब का जो है IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है जब ये ऑलरेडी काम कर रहा है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 39 IP राउटिंग पार्ट 1, यानी कि अगले 40 वाले में पार्ट 2 होगा। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ये दो अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये फॉरवर्डिंग में और राउटिंग में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं नीचे। इट रेफर्स टू डाटाग्राम ट्रांसफ़र। डाटाग्राम ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो समझ लें फॉरवर्डिंग का काम हो रहा है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय होस्ट एंड राउटर, इट यूजेस राउटिंग टेबल। अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आसान से लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। राउटिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू प्रोपिगेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय राउटर्स, इट इंसर्ट और चेंज वैल्यूज़ इन राउटिंग टेबल। इसका मतलब क्या है कि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन को सामने शाया कर देता है या दिखा देता है, शो कर देता है। राउटर की मदद से परफॉर्म करता है, और उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है या चेंज की जा सकती है राउटिंग टेबल के अंदर। समझ लें राउटिंग का एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर कोई एक बॉक्स में आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। दो फॉर्म्स होती हैं किसकी, इंटरनेट राउटिंग की, एक स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक वो होती है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरनेट राउटिंग। इसमें क्या होता है, टेबल इनिशियलाइज होता है व्हेन सिस्टम बूट्स एंड देयर इज़ नो फर्दर चेंजेस। इसको मैं लिख देती हूँ पक्का, पक्का से मुराद फिक्स लिख देती हूँ, यानी कि इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। और ये होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि इसको टाइम गुजरने के साथ साथ आप चेंज कर सकते हैं। इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको पढ़ लें। इन डायनामिक राउटिंग द टेबल इज़ इनिशियलाइज्ड व्हेन सिस्टम बूट्स। जब सिस्टम बूट करता है तब इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, और इसके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस जो होते हैं अलाउ होते हैं। स्टैटिक राउटिंग और आगे मेरे ख्याल में डायनामिक की ज़्यादा डिटेल दी गई होगी, देखते हैं अब यहाँ से। बहुत ज़्यादा इंटरनेट होस्ट की मदद से इसको यूज़ किया जाता है स्टैटिक राउटिंग को, यानी कि इसके होस्ट जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये IP राउटर की मदद से यूज़, इट इज़ यूज्ड बाय IP राउटर। IP राउटर को यूज़ करके डायनामिक राउटिंग आप कर सकते हो। इसको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि मुसलसल डाटा को या किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता रहता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 40 देखते हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट होता है IP राउटिंग पार्ट 2, यानी कि राउटिंग से रिलेटेड ही हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट, यानी कि ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट यूज़ होता है उसके अंदर राउटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो रूट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है ये अलाउ करता है एक राउटर को डाटा एक्सचेंज करे दूसरे राउटर की तरफ। लेकिन ये स्कीम जो है इंटरनेट की दुनिया में, यानी कि हायर लेवल पे जिसे सारी दुनिया में यूज़ किया जाता है इंटरनेट को, तो उस लेवल पे हमें फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उस पर डाली जाएगी तो जो उस राउटर की या उस इंटरनेट की बैकबोन होगी ना जहाँ पर डाटा चल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या रश हो जाएगा, जिसकी वजह से नेटवर्क या कोई भी चीज़ जो है ब्लॉक या रश मतलब ख़त्म होने का चांस हो सकता है। तो उस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, राउटर्स उसके अंदर डाले गए, इनके ग्रुप्स में डिवाइड किया, और हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ राउटर्स डाले गए जो कि एक ग्रुप के अंदर से दूसरे ग्रुप के अंदर डाटा एक्सचेंज करते हैं। और जब भी एक्सचेंज करते हैं सबसे पहले उसको समराइज़ कर देते हैं, यानी कि एक ग्रुप में जब राउटर ने डाटा एक्सचेंज करना हुआ तो सबसे पहले उसकी समरी बनाई, शॉर्ट फॉर्म बनाई, फिर दूसरे ग्रुप में सेंड कर दी। तो यहाँ पर आपने जो जहन में रखना है, यानी कि बड़े डाटा को ग्रुप्स में चेंज किया और ग्रुप्स में उसको आगे पीछे सेंड करेंगे, तो उससे हमारा इशू जो है ख़त्म हो जाएगा। ऑटोनोमियस सिस्टम कंसेप्ट, वो सिस्टम जो खुद ब खुद काम करता है। तो ये क्या होता है, कैन बी
थ्रो ऑफ ए सेट ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क और राउटर्स मिलते हैं अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि उस बहुत ज़्यादा राउटर्स और नेटवर्क के मिलने के बाद एक अथॉरिटी के अंडर वो काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमियस सिस्टम। ये टर्म फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ऑटोनोमियस सिस्टम जो होता है ये टर्म फ्लेक्सिबल होती है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं इंटरनेट राउटिंग की जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि ग्रुप्स हैं वो किस तरह से होते हैं। एक होता है इंटीरियर गेटवे और दूसरा होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, IGPS एंड EGPS। ये आपके क्विज भी बन सकते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद अब देखते हैं इंटीरियर वाला कैसा होता है। इट इज़ यूज्ड अमंग राउटर्स विद इन ऑटोनोमियस सिस्टम, ऑटोनोमियस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। इंटीरियर से याद रखना है विद इन, ठीक है। और उसके बाद डेस्टिनेशन लाई विद इन IGP, इसी के अंदर जो डेस्टिनेशन होती है, यानी कि यहाँ से ही बनता है और इसी के अंदर पहुँच जाता है। एक्सटीरियर यानी कि बाहर के बारे में कोई बात होगी। इट इज़ यूज्ड अमंग ऑटोनोमियस सिस्टम, द डेस्टिनेशन लाई थ्रू आउट इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के अंदर इसकी डेस्टिनेशन होती है। इलिस्ट्रेशन ऑफ IGP या EGP यूज़, इसकी मिसाल यानी कि कौन कौन सी जगहों पर ये यूज़ होता है। तो ये एक सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की डायग्राम वैसे नहीं आती CX 610 के अंदर तो नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो हो सकता है ये वाली चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ मिस कर दी जाए या इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए। एंड इंटरनेट राउटिंग आर्किटेक्चर इज़ शोन, यानी कि इसके अंदर आपको आर्किटेक्चर दिखाया गया कि राउटिंग इस तरह से होती है। हर ऑटोनोमियस सिस्टम क्या करता है, इस्तेमाल होता है बहुत सारे ऑटोनोमियस सिस्टम जो कि IGP को यूज़ करने के लिए होते हैं, उनमें कम्युनिकेशन का काम करता है। तो नेटवर्क का वैसे ज़्यादातर मतलब जो आप लोग है ना सिंपल एक वर्ड में, तो उसका मतलब है कम्युनिकेशन। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।